नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज गए और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र। आज रण क्षेत्र में बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। इसलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब महासियासत शुरू हो गई है, जहां जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। राज्य में चुनाव को महज कुछ ही दिन का समय शेष है। ऐसे में अभी तक महाराष्ट्र में तस्वीर कुछ साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इसी बीच तीसरे मोर्चे की एंट्री भी हो गई है, जिसको परिवर्तन महाशक्ति का नाम दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या ये सभी पार्टियों से बागी हुए नेता किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका रास्ता आसान करेंगे। हालांकि अभी तक किसी भी गठबंधन ने औपचारिक रूप से सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं किया है और ना ही किसी भी गठबंधन ने सीएम के नाम पर सस्पेंस को खत्म किया है। आज करेंगे इसी पर चर्चा और तीसरे मोर्चे की एंट्री जो हुई है वो क्या सियासी समीकरणों को बिगाड़ेगा, आज इस पर भी करेंगे चर्चा। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट, उसके बाद चलेंगे मेहमानों के पास। चुनाव से पहले क्या खेला करेंगे अजीत पवार? अजीत पवार के मन में क्या चल रहा है? क्या फिर एक होने जा रहा है अजीत परिवार, महाविकास अघाड़ी या महायुति? कौन होगा खिलाड़ी? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्य में विधानसभा चुनाव का इंतजार है। दूसरी ओर राज्य की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। सीटों के बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा चल रही है। सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा कब होगी। दिलचस्प बात यह है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में राज्य में आचार संहिता की घोषणा होने की संभावना है और माना जा रहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही होंगे। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुटी हैं। इसी बीच राज्य में महायुति और महाविकास अघाड़ी की पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों के बंटवारे पर, तो महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन ने औपचारिक रूप से सीटों की संख्या का ऐलान नहीं किया है और न ही किसी भी गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद पर चेहरे का ऐलान भी किया है। एक तरफ जहां एमबीए की बड़ी बैठक हुई है, वहीं चुनाव से पहले अजित पवार ने नई रणनीति भी बनाई है। सूत्रों के अनुसार अजित पवार ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। अजित पवार अपने कोटे की 10% सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार का यह बयान भी तूल पकड़ने लगा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सीएम की कुर्सी अगर ऑफर करती है तो पूरी पार्टी एनसीपी को वो अपने साथ ले आते। पवार भले ही ये बात मजाकिया लहजे में कह रहे हों, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश तो कहीं न कहीं सीएम बनने की ही है और कई मौकों पर वो अपनी मंशा जाहिर भी कर चुके हैं। अजित को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महाविकास अघाड़ी में उनकी वापसी हो सकती है, तो वहीं कुछ का कहना है कि अजित एनडीए के साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दरअसल लोकसभा चुनावों में 4 में से केवल 1 सीट मिलने के बाद बीजेपी में उनकी कोई खासा पूछ नहीं हो रही है। इसके बाद से इसकी अटकलें तेज हैं कि इधर के अजीत उधर के हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर भी अभी कुछ साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जहां महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर सस्पेंस लगातार बन रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी तक सब कुछ तय नहीं हो पाया है। चलिए अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति और एमबीए के गठबंधन के बारे में किस तरह से आगे बढ़ेंगी, क्या उनका गठबंधन कहता है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। तो देखिए महायुति एमबीए की टेंशन क्या बढ़ गई है। महायुति की अगर हम बात करें तो इसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी आती है, जिसमें महाविकास अघाड़ी की अगर फिर हम बात दूसरी तरफ करते हैं तो इसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूवीटी और एनसीपी आती है। एनसीपी में महाविकास अघाड़ी में हम देखेंगे तो शरद पवार साहब आ जाते हैं, शिवसेना में उद्धव ठाकरे आते हैं, जबकि बीजेपी और महायुति की अगर हम बात करें तो शिवसेना शिंदे गुट आता है और दूसरी तरफ अजित पवार का जो गुट है वो आ जाता है। तो ये अभी इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही है कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि आपको यह भी बताएंगे कि जो तीसरे मोर्चे की एंट्री हुई है उसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं और वो नेता कौन से हैं। क्या इस बार बागी बिगाड़ेंगे खेल, यह भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। और अगर 24 के मुद्दों पर नजर डालें तो चलिए सबसे पहले मुद्दे आपको दिखाते हैं। मुद्दे क्या है? विधानसभा 2024 चुनाव में कृषि और
किसानों के मुद्दे भी अहम रहने वाले हैं। किसानों की कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है, फसल की सही कीमत और सूखा प्रबंधन, शिक्षा, सरकारी स्कूलों की स्थिति, उच्च शिक्षा के अवसर और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, ये तमाम मुद्दे बड़े हैं। इस बार महाराष्ट्र में निर्णायक भूमिका में भी ये निभाने वाले हैं। अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, महिला सुरक्षा, बढ़ते अपराध, घरेलू हिंसा और साथ साथ महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण भी इस बार रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो केंद्र में रहेगा रोजगार, बेरोजगारी, युवाओं के लिए नौकरी के अवसर, स्वरोजगार। ये वो बड़े मुद्दे हैं जो इस बार पूरी सियासत में और खास तौर पर अगर हम कहें तो इस पूरे चुनावों में देखने को हमें मिलेंगे, क्योंकि लगातार इन मुद्दों पर सियासत होती रही है। और सियासत अब क्या कुछ है, इसी पर चर्चा करेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ गया है, परिचय आपसे कराता हूं। मेरे साथ जुड़ गए संतोष सिंह जी, प्रवक्ता हैं एनसीपी शरद गुट से, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत पवार साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी अजीत गुट से। राजपुंज जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय केंकर साहब जुड़ गए, महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत है। मेरे साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ जगदीश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र स्वामी जी आपके साथ कर रहा हूं, आपका एनालिसिस क्या कहता है महाराष्ट्र में ऐसे वक्त में जबकि सूबा चुनाव की दहलीज पर है और उससे पहले तीसरे गुट की जो एंट्री हुई है, जिसको परिवर्तन महाशक्ति का नाम दिया गया है, और सीट शेयरिंग को लेकर आपका ऑब्जर्वेशन अभी क्या कहता है चुनावों को लेकर? देखिए, पहले हम बात करें अगर सीट शेयरिंग की, तो उसमें दोनों ही पार्टियों को मुश्किल हो रही है, लेकिन ये मुश्किल ज़्यादा महाविकास आघाड़ी में है। उसका कारण यह है कि जो महायुति है उसमें जो इनके जीते हुए सिटिंग एमएलएज हैं, अगर उन सबको टिकट दे दी जाती है तो इनका आंकड़ा 288 में 180 के पार हो जाता है, 182-85। तो उतनी सीटें तो इनको जो जीते हुए हैं और इनकी पार्टी में उसमें कोई इनको इशू नहीं है। दूसरी तरफ उधर वो आंकड़ा रह जाता है सिर्फ 65-70 के आसपास का जो महाआघाड़ी है। अब अगर महाआघाड़ी में हम ये भी मान लें कि टूट फूट से पहले जितने लोग थे उतनी सीटें भी उनको दे दें, तब भी वो 120-30 तक ही पहुंचते हैं। तो इसलिए सीटों का एक तो ये कारण है बंटवारे का। दूसरा कारण ये है कि शरद पवार जी ने आज भी कहा है कि भाई बाद में जब चुनाव के बाद तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जिस पार्टी में ज़्यादा होंगे बनेगा। तो जो उद्धव ग्रुप है उसके सामने परेशानी है कि मान लो उसकी सीट कम रह गई तो वो सीएम नहीं बन पाएंगे। और कांग्रेस ने चूंकि लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो उनका दावा भी वाजिब है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये सीटों के बंटवारे पे बातचीत चलती रहेगी जब तक चुनाव की घोषणा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में नहीं होती है, तब तक ये कोई भी सब पार्टियां आपस में करती रहेगी। जहां तक ये तीसरा फ्रंट है गठबंधन का, अगर ये अलग अलग लड़ते हैं, आपको मालूम है अन्य के वोट भी 18-20% के आसपास होते हैं। अगर ये युति एक साथ होकर, जो थर्ड फ्रंट है, अगर ये एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो सब जगह ऐसा ना, इनका ऑल महाराष्ट्र इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये अपने अपने एरियाज में और अपने अपनी जो पॉकेट्स हैं और इनके जो ग्रुप्स हैं उसी में इन लोगों का होता है। लेकिन फिर भी सबको मिलकर के अगर ये बनते हैं तो नेचुरली थोड़ा सा डालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एमवीए और महायुति की जो सीधी टक्कर होगी दोनों मुख्य गठबंधनों के बीच में, उसमें ये कोई बहुत ज़्यादा सेंधमारी कर पाएंगे। वैसे भी आप ये मान के चलिए कि निर्दलीय और छोटे दलों के लोग मिलाकर महाराष्ट्र में 20। तो चलिए अभी अगर हम स्थिति को समझने की कोशिश करें तो मिली जुली स्थिति यहां से नजर आती है। लेकिन मैं अब पूछना चाहता हूं, जरा संतोष सिंह जी आपके पास में आ रहा हूं, एनसीपी इस बार कितनी तैयार है और जो निर्णायक भूमिका हमने पहले देखी है एनसीपी की तरफ से, क्या इस समय आपको कॉन्फिडेंस नजर आते हैं आप और कहां खड़े पाते हैं इस समय आपको महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले? महाराष्ट्र इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी में एनसीपी की जो भूमिका है वो थिंक टैंक की है, ब्रेन की। शरद पवार जी अगर कुछ बोलते हैं तो वो महाविकास आघाड़ी में आपस में विचार विमर्श करके ही बोलते हैं, ठीक है। रही बात 288 सीटों में जो स्ट्राइक रेट रहेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, वो सबसे बेहतर रहेगा और यही संघर्ष चल रहा है। शिवसेना और कांग्रेस भी अपने स्ट्राइक रेट को बेहतरीन करने की कोशिश में है। यही कारण रहेगा कि महाविकास आघाड़ी का जो स्ट्राइक रेट रहेगा महायुति के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन करेगी।
जी अपने अपनी सीटों पर ये सभी पार्टियां, तीनों पार्टियां जो विनिंग रेट के हिसाब से ही कैंडिडेट देने के इसमें पक्ष में है सब। बिल्कुल। चलिए जो संजय उम्मीदवार केंकर जी, जीत मैं सकता आपके है। पास आ रहा हूं। अगर बीजेपी से हम ये सवाल करें कि इस बार कितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एनसीपी जो शरद पवार गुट है वो कहता है कि इस बार हमारी वापसी तय है और बड़ी मुखरता के साथ हम इलेक्शन में उतरेंगे। बीजेपी कहां खड़ा पाती है इस पर? में संजय जी आप म्यूट हैं शायद, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 2019 में 37% मतदान हुई हुई पार्टी है और मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे शिवसेना गठ और राष्ट्रवादी के अजित पवार का गठ, ये गठ मिलाकर आप 298 आमदारों की सूची बनती है। निश्चित स्वरूप से लोकसभा में जो स्थिति रही थी उससे अलग स्थिति इस विधानसभा में रहने वाली है। उसका कारण एक ही है कि हर एक का अपना प्रभाव, अपना क्षेत्र में अपना एक खुद का प्रभाव है और इसने आमदार अपने प्रभाव क्षेत्र में गए। निश्चित स्वरूप पे केंद्र के, राज्य के जो अलग अलग निर्णय है, आज भी कल भी जो एक नया निर्णय लाडली बहन के स्वरूप से मिला है, शेतकरी के बारे में कुछ निर्णय हो चुके हैं, जो कर्ज माफी के निर्णय है, निश्चित स्वरूप से एक मतांतर महायुति के तरफ पूरा झुक गया है। चलिए पॉइंट टेकन सर। लौट रहा हूं मैं, ओपनिंग पहले कमेंट्स ले लूं। जगदीश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की जो गुट है वो कितना तैयार है इस बार और कितनी सीट कांग्रेस नजर आती है? चूंकि अभी मैंने जब एनसीपी से सवाल किया तो वो कह रहे हैं थिंक टैंक है वो, तो कांग्रेस किस भूमिका में नजर आएगी इस बार और क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं समझता हूं हमारा जो गठबंधन है वो सबसे बड़ा गठबंधन दल बन के उतरेगा, सरकार भी बनाएगा। अब सवाल ये है कि देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने 2 इंजन की सरकार को नकार दिया है, तो 3 इंजन है और हालात आप मोदी जी की गारंटी पर कोई चर्चा नहीं है। कहना कि अब तो मोदी जी बैकफुट पे आ गया। आप 2 चुनाव आप देख रहे हैं, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में मोदी जी एक एक रैली कभी कभी कर रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि इनका बुरा हाल है। और तीनों राज्यों में 7 चुनाव होने थे, महाराष्ट्र भी साथ में था। ये वेट कर रहे थे शायद हम यहाँ जीत के वहां चले जाएंगे, जैसे मोदी जरबाद जिंदाबाद का नारा लेकर जाते हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इनका बुरा हाल है और फटा हाल है। आरएसएस खुद कह रही है कि मोदी के चेहरे को जनता पसंद नहीं कर रही है, और तो जनता भी देख रही है, कहते कुछ है करते कुछ है। एक भी गारंटी की मोदी की बता दो जो कामयाब हुई हो। ये कुछ भी कहते रहे कि महंगाई को लेकर, किसान को लेकर, महिला को लेकर, नोटबंदी को लेकर, जीडीपी को लेकर, एक भी काम जो हो कि मोदी जी का लोगों ने पसंद करा हो। मैं समझता हूँ कहना कि इनका बुरा समय आ गया है। अभी डबल इंजन का सरकार, इसमें कारपेट कचरा फंस गया, कारपेट में गिरता जा रहा है और गिरता जा रहा है, गिरता ही जाए। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। संतोष सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी एक बार पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लूं, फिर मैं आऊंगा दिन काउंटर के लिए। संजय सिंह जी क्या कहेंगे, आप कहां खड़े पाते हैं इस समय में महाविकास अघाड़ी को, खास तौर पर? और एक तरफ अगर सीटों को लेकर हम बात करें तो क्या अभी तक कोई सीट शेयरिंग पे बात हो पाई है? संतोष जी, सीट शेयरिंग पे पहले फेज की जो बातचीत है, जो जैसे विनिंग सीट्स पे ऑलमोस्ट सहमति बन चुकी है, उसके अलावा जो सीटें हैं और जो सीटों पे मतलब नहीं है, ऐसी कुछ 32 सीटें ही है जिस पर पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ रही है। और अगर ऐसी नौबत आती है तो एक थर्ड एजेंसी को भी इस पर रखा गया है जो ये बताने में सक्षम रहेगी कि कौन ये सीट जीत सकता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि महाविकास आघाड़ी सिर्फ जीत के आधार पे ही सीट का बंटवारा कर रही है और कोई विषय नहीं है। बीजेपी तो कह रही है हम फुल कॉन्फिडेंट है सर, वो तो 150 सीट्स की तक बात कर रहे हैं। कहां खड़े पाते हैं? मैं अभी ये चाहता हूं कितनी तैयारी है आपकी, वो भी बताएं। सर, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे हुए उसी दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी तीनों अपने अपने विधानसभा के उम्मीदवारों का चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। मैं महाराजपुर शहर से उस चयन प्रक्रिया में भाग लिया हूं। मुझे मालूम है अलग अलग एजेंसियां लगातार सर्वे कर रही है और नतीजे पूरे उत्साहवर्धक है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, कहीं भी शिंदे गुट और कहीं भी अजित पवार गुट नजर नहीं आता। चलिए ठीक है, इस पे मैं जवाब लूंगा। प्रशांत पवार साहब ऐसा ही है, वो कह रहे हैं कि अजित पवार गुट कहीं नजर नहीं आता है। और कितने तैयार हैं इस बार आप? खबरें तो ये भी हैं कि राजनीतिक जो गलियारों में चर्चा चल रही है कि इस बार आप स्वतंत्र भी लड़ सकते हैं।
नहीं, हम तो स्वतंत्र लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। आने वाली सरकार 2024 में ये महायुति की सरकार आने वाली है, इसलिए उसमें कोई शंका या दोमत नहीं है। बात रही ये सब लोगों की, बाकी जो महाविकास आघाड़ी वगैरह ये सब, ये महाविकास आघाड़ी है कहाँ पे? इधर तो कांग्रेस ने अपना सीएम डिक्लेयर भी कर दिया नाना पटोले जी को। अब क्या बाकी रह गया? वो तो उबाटा वाले तो वो तो छोड़ के जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, और उनके जो ज्योतिष्य है उबाटा के, या वो तो उनका मुंह तो अभी पहले से एकदम छोटा हो गया है अभी, वो तो बात नहीं कर पा रहे। नहीं, हमारे जनता तो सिर्फ ठाकरे जी को ही मुख्यमंत्री बनाने का मन रखा, ऐसा है। ये सब चीजों में उनको ये पता है कि 150 सीट 140 सीट कांग्रेस लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये आप देख लेना। और कांग्रेस ये चाहती है कि कोई भी हालत में शिवसेना बाहर निकल जाए, उबाटा ये हमारे साथ में नहीं रहे, क्योंकि इनका जो मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है वो वोट बैंक कांग्रेस का उधर में शिफ्ट हो चुका है, ये आप ध्यान में रखिए। और उसके वजह से आज संतोष जी आऊंगा, पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लूं सारे जी। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। राजपुंज जी आपके पास आ रहा हूं, इस बार आप कितने कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं? कितनी सीटों पर लगभग अभी बातचीत बन पाई है? और अभी महाविकास अघाड़ी के जो सहयोगी दल के तमाम प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार ना बीजेपी और ना शिंदे गुट की अगर वो बात करें तो सक्रिय दिख रहे हैं, तो इस पर क्या जवाब रहेगा? देखिए, सक्रिय जहां नजर आना है वहीं नजर आएंगे। अब तो जनता के बीच में हमें सक्रिय नजर आना है, ना कि बैठ के इनको नेताओं को हमने इससे जवाब देने हैं। जो जनता है, जनता बिल्कुल जनार्दन है, और जनता के बीच में जाके ये परिणाम हासिल होंगे। और जनता के लिए काम किया जा रहा है, जनता के लिए काम लगातार चल रहा है। जब से सत्ता संभाली गई है, जब से इनसे जान छूटी है, जब से इन्होंने अपने हिंदुत्व के ऊपर से अपना पलटा मार लिया है, जब से इन्होंने हनुमान चालीसा का विरोध करना शुरू कर दिया है, तब से। और लाडली बहन योजना जो है 1500 रुपए से शुरू की गई है। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने, शिंदे साहब ने साफ कहा है कि 1500 रुपए तो हर महीने दिए जा रहे हैं। अगर हम जैसे हम आ ही रहे हैं तो 2000 रुपए दिए जाएंगे, और बहुत ही अच्छे बहुमत से आएंगे तो इसको 3000 रुपया भी कर दिया जाएगा पर मंथ। तो ये भी एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र की जनता आज एक उनके सामने हो रहा है, हर परिणाम उनके सामने है, हर चीज जो होती है। ठीक है, बाकी कुछ आपदाएं हैं, कुछ देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कारण तो होते ही हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ कारण नहीं होंगे, तो कहीं ना कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं जिनको भी दुरुस्त किया जा रहा है, और रात दिन इसीलिए काम किया जा रहा है। ठीक है, जगदीश शर्मा जी वो कह रहे हैं कि हम तो नजर आ रहे हैं पर हमें जनता के बीच पहुंचना है, इसलिए वहां नजर आ रहे हैं। आप जहां ढूंढ रहे हैं वहां आपको नहीं मिल रहे होंगे। सही मायने में ये लोग जनता के बीच में तो नहीं, जनता ही तो जानती है कि कैसे लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ा कर उन्होंने लूटा। पार्टी लूट ली, पैसे के दम पे, सीबीआई के दम पे, ईडी के दम पे, इन लोगों के साथ मिल गए हैं। सत्ता ही चाहिए, कुर्सी चाहिए, दिल्ली वालों को भी इनको भी। अब जनता तय कर देगी, कुछ दिन की बात है। मोदी जी डर के अब तक तो चुनाव हो जाने चाहिए थे, सामने आ जाने थे। 8500 रुपए मिला नहीं अभी तक यूपी में। 8500 रुपए लेके महिलाएं घूम रही हैं। यहाँ तो हम पैसा दे रहे हैं। यूपी में भी भगवान राम ने दिखा दिया था, दिया पिछवाड़े पर गिर गए, भगवान राम ने गदा भगवान राम भी आपके झूठे वालों पे, और आपके सीएम भगवान भी आपको समझ गए, देश की जनता भी समझ गए, झूठ बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी देख लीजिए, अभी हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में फूफड़ा साफ हो जाएगा, फिर आगे दिल्ली और झारखंड है, ये महाराष्ट्र में साफ हो जाएगा। जब आदमी हिमालय पर चढ़ता है तो उसका समय आता गिरने का। अब इनका समय गिरने का है, और धीरे 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 धरती में गिरते जा रहे हैं, और गिरेंगे, क्योंकि झूठे लोग हैं, झूठ बोलते हैं। सारा झूठ इनका झूठा है। झूठ तो आप बोल रहे हैं, झूठ तो आपने बोला, पूरी यूपी की जनता से आपने जनता लूट रही है। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है जगदीश शर्मा जी एक बात बताइए, यही दावा आपने लोकसभा चुनावों में भी कहा था कि इस बार देखिए हम वापसी कर रहे हैं, और परिणाम क्या रहे वो तो सबके सामने है। देखिए ये परिणाम तो क्या रहेंगे, अभी भी बता दो, ईवीएम का खेल चल रहा पूरे देश में। आज ईवीएम हटा देंगे, इनकी 10 सीट भी नहीं आएंगी, इनका बुरा हाल हो जाएगा। ईवीएम डीएम पैसा, ईवीएम डीएम पैसा। अच्छा तो फिर जगदीश शर्मा जी मैं मान लूं जो कांग्रेस को 99 सीटें मिली है वो भी ईवीएम की बदौलत है? भाई वो तो ईवीएम हर जगह सेट नहीं होती, जहां इन्होंने सेट करी थी वहां। संजय केंकर साहब, अगर जहां इनकी सीटें आए फिर वहां ईवीएम सही है, और जहां आप ऊपर पहुंच रहे हैं वो गलत है, क्या कहेंगे संजय जी? ठीक है, ओके, लौट रहा हूं जगदीश शर्मा जी, पॉइंट टेकन, लौट रहा हूं। ये लोग दिन में तारे देखने वाले लोग हैं।
और जो भी मोदी जी की बैकफुट की बात करते, दुनिया में फ्रंट पे 50 जगदीश साल जी। के बाद देश को लाने वाला एकमेव देश का पंत प्रधान है। ये महंगाई की बात करते हैं, लेकिन ये देखते नहीं है कि हमने राशन मुफ्त देने वाले लोग हैं, हमने गैस मुफ्त देने वाले लोग हैं। बहुत सारी बात है जो आम आदमी के फायदे में जरूरतमंद चीजें की है। अब देखने का नजरिया इनका बदलता नहीं। ईडी की बात करते हैं, मैं तो बोलता चोरों की तहकीकात सरकार कर रही है, डर इनको लग रहा है। मैं बोलता हूँ अरे यार, चोरों के बारे कुछ दिन में डर किसको लग रहा है? हाँ, डर तुम लोगों को लग रहा है जो हो रहा है। जो ये देखो, इस पे इलेक्शन ला रहे, इस पे इलेक्शन ला रहे हैं। मैं तो करता हूँ गरीब जनता की सेवा को देखकर इलेक्शन से बात किया जा सकती है। गरीब जनता के तरफ भारतीय जनता पार्टी या पॉइंट सेकंड, एक मिनट संजय जी, लेकिन सवाल मेरा आपसे भी है कि लोकसभा में जितनी आपने उम्मीदें लगाई थी महाराष्ट्र में, उतनी तो आप पर भी नहीं आई हैं। तो फिर सवाल तो यहां से भी बनता है कि कॉन्फिडेंस तो उन पे ये भी है। नहीं, हमने ये देखो, जितने जो झूठ नैरेटिव करके इनको लगता उन्होंने मजल मारी है। निश्चित स्वरूप से ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये विधानसभा में हमारा हिसाब पूरा इनको मिल जाएगा। ठीक है, संतोष सिंह जी विधानसभा में वो कह रहे हैं कि इस बार पूरा बदला निकाल लेंगे जितनी लोकसभा में कसर रह गई है, क्या कहेंगे? मैं 3 बातें कहूंगा, उससे तीनों बातें खत्म होते तक आपको स्पष्ट हो जाएगा महाराष्ट्र की स्थिति जी। सबसे पहले अजीत पवार साहब का विरोध होता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, सभी लोगों ने मीडिया में देखा है। आरएसएस अजीत पवार का विरोध करती है। दूसरी बात, नीलेश राणे मुसलमानों के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं जी। ये बात अजीत पवार साहब को अच्छी नहीं लग रही है। हाँ। अजीत पवार साहब नीलेश राणे साहब का विरोध कर रहे हैं। ये भाई इनकी आपस की सरकुलवल देखिए साहब, एक एक सीक्वेंस में बताता हूँ। दूसरी बात, लाडली बहन योजना पे 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात हुई, वो दी जा रहे हैं। लेकिन अजीत पवार अर्थ मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने 2 बार सवाल उठा दिया कि बजट कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, ये योजना कंटिन्यू हो पाएगी क्या। ये स्थिति है। ये भोपाल से इन्होंने एक योजना एक्सपोर्ट की, जब इनको अपनी हार सुनिश्चित नजर आई भारतीय जनता पार्टी को, तो इन्होंने भोपाल के तर्ज पे कि एमपी में जिस तरह से लाडली बहना योजना सक्सेस हुई, उस तरह लाडली बहना योजना सक्सेस करेंगे। अरे ये लाडली बहना योजना तो पैसे तो दे देंगे, लेकिन लाडले मामा कहां से लाएंगे? इनके पास 3 मामा है और तीनों मामा में आपस में मतभेद है। अजीत पवार का मतभेद है शिंदे साहब से, और शिंदे साहब का मतभेद है। ठीक है, पॉइंट टेकन साहब। प्रशांत पवार साहब बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, संजय जी ने क्या कहेंगे इस बार जो आपकी नाराजगी, हालांकि आपकी तरफ से जो बयान आया था उसमें यह भी कहा था अजीत पवार साहब ने कि गलती हुई कि मैंने जो लड़ाया है आमने सामने परिवार की जो लड़ाई करवाई है, उसके बाद देन सब छोड़िए, अब बताइए कहां खड़े हैं और संजय जी के आरोपों पर क्या कहेंगे? सही देखा संतोष जी, सॉरी, जो अभी लाडली बहन का जो है इनको, संजय जी लौट रहा हूं, प्रशांत जी से पहले ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जी प्रशांत जी बोलिए। कांग्रेस वाले से लेके तो ये सब लोग विरोध में हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि उनको मालूम हो गया कि हम लोग अभी जीत के आने वाले नहीं है। ये सब लाडली बहना सब हमारे को ही वोट देने वाली है, तो ये कौन से बोलेंगे। और अजीत दादा के ऊपर में जो बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम और नीलेश राणे ये बोल रहे हैं, अरे भैया हम तो पहले दिन से बोल रहे, साहू अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, इनके विचारों पे चलने वाली हमारी पार्टी है। हमने कहाँ डिनाई किया उस चीज को। भारतीय जनता पार्टी आपकी बात नहीं मानती है, हटू काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी आपकी बात नहीं मानती है। अजीत दादा को अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अजीत दादा को अभी कैसा ये करेंगे। वो अभी मैंने सुबह बाइट दिया 2-3 चैनल को, जो संजय राउत ने निकाला है कि अजीत दादा को बाहर निकालने का कोशिश कर रहे। संजय राउत कोई ज्योतिष है क्या? अरे वो खुद के पार्टी का खुद संभाल नहीं पा रहा है, उसके खुद के पार्टी के लोग उसको। ठीक है, इस पे कांग्रेस से मैं जवाब लूंगा, उससे पहले सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। दादा आप किस तरह से देखते हैं ये जो आरोप लगाए गए हैं अजीत पवार के ऊपर कि इस बार उनको निकाला जा सकता है, और संजय राउत ने जो आरोप लगाए, क्या कहेंगे दादा, किस तरह से देख रहे हैं स्थिति अभी? सुरेंद्र जी। कांग्रेस वाले खड़ा नहीं करते। देखिए, पार्टियां तो एक दूसरे पर अपने राजनीतिक। प्रशांत जी आ रहा हूं, पॉइंट टेकन सर, लौट रहा हूं, सुरेंद्र जी की बात पूरी हो जाए। प्रशांत जी आ रहा हूं। जी सुरेंद्र जी। कि
देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो एक दूसरे पर आरोप लगाती रही, सत्ता में आए हैं, लेकिन फिर वो स्थिति क्या, यह वो वहाँ है अलग कि से महाराष्ट्र ओके प्रशांत पवार जी, हो गया, आ रहा हूं आपके पास जी, बोलिए। महाराष्ट्र के चुनाव में 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो यह है कि ये जो 6 दल हैं जी, इन 6 दलों में सीटों का बंटवारा एक बार हो जाए, तब ये स्थिति स्पष्ट होगी कि किसको किस क्षेत्र में मिले हैं, किसकी मजबूती है, वहां कौन जीतेगा। तो जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होता तब तक ये कहना कि महायुति जीत रही है या महाविकास आघाड़ी जीत रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। बहुत बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि जो विदर्भा रीजन है, जिस विदर्भा रीजन में कांग्रेस को सेटबैक लगा है और जहां कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है, भाजपा को सेटबैक लगा है, तो वहां पर वो कितनी रिकवरी उस क्षेत्र में कर पाएंगे, और जो उनका हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर उनको वहां पे जो लोकसभा में उदासीनता थी उसमें वो कितना सक्रिय होकर कवर कर पाएंगे। इसी बड़े सवाल के साथ दादा, एक लगातार जारी है महाराष्ट्र में जो महासियासत चल रही है, उस पर चर्चा चल रही है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन अब मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा हूं और उनसे ये पूछना चाहता हूं सबसे पहले संजय केंकर साहब आपसे कि विदर्भ की जो लड़ाई रहेगी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्या इतनी सरल आप मान रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से भी हमारे साथ जो राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं उन्होंने जो बताया कि विदर्भ में क्या आपकी कमबैक उतना आसान होगा जितना आप सोच रहे हैं? संजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, मुझे लगता है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच रही, लेकिन उससे पहले मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं। प्रशांत पवार साहब, आपका जो महायुति का गठबंधन है वो इस बार विदर्भ को लेकर, और जहां विधानसभा चुनावों में हमने लोकसभा चुनावों में माफ कीजिएगा देखा कि प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, वह महायुति किस तरह से तैयार है और कमबैक के लिए क्या कुछ बड़े पॉइंटर्स हैं जो इस बार आप लेकर उतरेंगे? हम विदर्भ में पूर्व विदर्भ और पश्चिम विदर्भ मिला के 12 सीट लड़ने वाले, जिसमें के 3 ऑलरेडी हमारे पास में है जी, उसके बाद में बुल्डाना की हमारे पास में है, आतराम साहब की है, काटोल की है, ये जो सीटा है हमारे तो आपका मोर्शी की हमारे पास में है, ये सब सीट, गोंदिया, तुमसा, ये सब सीटों पे महायुति से हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, अजीत दादा गुट के सभी उम्मीदवार लड़ने वाले और सभी जीत के आने वाले। अब ये कोई भी दिमाग में रखो मत कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला। हम लोगों के कम से कम 60 सीट ये महाराष्ट्र में अजीत दादा गुट की चुन के आएंगे, इसमें कोई चलिए 60 का दावा आपने कर दिया है। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस से अगर मैं सवाल लूं तो महाविकास आघाड़ी में एक तरफ कांग्रेस को अगर मैं देखूं, कितनी सीटों पर आप अभी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, दोनों बैठ कर तय कर लेंगे। और अब जो समस्या मेन साहब के महाराष्ट्र को जीतने की है और महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया है, उन्होंने अपने लोकतंत्र को, अपनी वोट को लुटते देखा, किस तरह से पैसे के दम पे डरा डरा कर इस सरकार, सेंटर में बैठी सरकार ने पास के पलटे हैं। कभी उनको कहा कि घपलेबाज है, फिर अपने साथ बैठा लिए, आप सबको पता है। तो समय का इंतजार करना पड़ा एक तरफ तो। अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ ना बीच में, भाई अपने टर्न पे बोलो भाई, आपका टर्न आएगा, बोलिए, आप आराम से बोलिए। मैं समझता हूँ देश की जनता समझ गई है, अगर इन झूठ बोलने वालों से, देश बेचने वालों से, महाराष्ट्र को बर्बाद करने वालों से पीछा छुड़ाना है तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और अजीत पवार जी के नेतृत्व में ये पार्टी सरकार बनाएगी। शिवसेना को देखा कैसे करा, ये सब इकट्ठे बनके देश हित की, महाराष्ट्र हित की पार्टी देश की जनता चुनेगी। लेकिन उबाटा का क्या है, वो नहीं है क्या आपके साथ में? मैं कह रहा हूँ ये तो अब ये हमारा अंदरूनी मामला है, आपको कैसे बता दें हम है नहीं, तो आपको थोड़ी बताना है। ठीक है राजपूत साहब, आपके पास आ रहा हूं। जितने आरोप जगदीश शर्मा जी ने लगाए हैं उनको किस तरह से काउंटर करेंगे, और साथ ही मैंने हालांकि बहुत सीधा सा सवाल पूछा था कि कितनी सीटों पे आप अभी कंफर्म नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि अंदरूनी मामला है। राजपूत साहब देखिए, इनके कहने से देखिए बार बार ईवीएम के ऊपर उंगली उठाना कोई नई चीज तो है नहीं, बार बार ये कहना कि वहां पर ये चल रहा है। लेकिन आज आप देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है देश में तो है ही है, विदेश के अंदर हर देश आज उनका गुणगान कर रहा है, और उसके बावजूद इनको इतनी उसमें मतलब बार बार मिर्ची लगती है, उससे इतना वो ये बिल्कुल वो हो जाते हैं, बैकफुट पे होते हैं, फिर उसके बाद अपने आप लड़ने पहुंचते हैं। तो इनके हाथ में कमान कोई है नहीं, लेकिन फिर भी ये लड़ने की कोशिश करते हैं। हम महाराष्ट्र के अंदर के आसपास सीटों के शर्मा जी
आपने बहुत सही बोला कि हमारी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और राष्ट्रवादी उबाटा का नाम कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि हमको लेंगे ना ये भाई, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये डिबेट का विषय नहीं है मेरे भाई, ये डिबेट का विषय नहीं है, ये आपको पता लग जाएगा जब तय हो जाएगा। कल के नागपुर के मीटिंग में उबाटा को एक भी सीट नहीं देना, ये ठराव पास हुआ है, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा। ठीक है, चलिए संतोष जी जवाब देंगे, संतोष जी जवाब दीजिए इस पे। हमारा विषय अंदरूनी हम बता देंगे जब समय आएगा, भी समय नहीं बताने का। मुख्यमंत्री की प्रशांत लड़ाई कर जी, रहे हैं। जी संजय जी बोलिए। ये संतोष जी। उबाटा कर रहे हैं प्रशांत जी, दूसरों के घर में चावल जल रहा है उसकी बात आपको आ रही है, आपके घर का पूरा खाना जल चुका है उसकी आपको कोई फिक्र नहीं। आप बोलते हैं काउंटिंग करते करते बोलते काटोल में हम हैं, काटोल में आप कहाँ है, राजपूत साहब। काटोल में आप कहाँ है, काटोल में शरद पवार गुट के अनिल देशमुख जी है। आप 14 से 17 सीटों पे शरद पवार गुट जो है वो चुनाव लड़ेगा। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी तीनों मिलकर 180 के ऊपर सीटें लेके आ रही है। राजपूत साहब 180 का दावा कर दिया है उन्होंने। ये सपने देखेंगे, अपने ही रहेंगे, आप देख जाइए एक करके सर, वन प्लीज, वन बाय वन जी बोलिए। राजपूत साहब 180 का दावा कर रहे हैं संतोष जी। ये हसीन सपने हैं, मुंगेरी लाल के देखते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने झूठे वादे लोगों से किए थे जिसके परिणाम इनको थोड़े से अच्छे मिल गए। झूठे वादे करके अच्छे परिणाम ला सकते हो किसी की आंखों में मिर्च डाल के, लेकिन उसके बाद आदमी अपनी आंखों को धोता है पानी से, और धोने के बाद क्या पता चलता है कि भाई मेरी आंखों में तो कोई मिर्च डाल के चला गया। तो ये वो लोग हैं जो लोगों की आंखों में मिर्च डाल के आ गए, लेकिन हाँ अब इनको इसका बिल्कुल इनके सामने परिणाम होंगे। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि लोकसभा वर्सेस विधानसभा को अगर हम कंपेयर करें, कितने मुद्दे अलग रहेंगे और वो परिणाम क्या इस पर इफेक्ट करेंगे, और वहां से जो कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या विधानसभा चुनाव में उसका बहुत असर देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए बहुत तो नहीं, लेकिन जो लोकसभा में जो रिजल्ट आए हैं उनका थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है। लेकिन आप महाराष्ट्र के चुनाव की एक बहुत बड़ी बात भूल रहे हैं। वो जो मैंने आपसे कहा कि पहला सबसे बड़ी हर्डल है इन 6 दलों में सीटों का बंटवारा, और उसके बाद चुनाव के बाद किसको कितनी सीट मिलेगी, उसके बाद क्या ये 6 दलों का गठबंधन का स्वरूप यही रहेगा या इसमें परिवर्तन होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप जो हम कह रहे हैं कि भाई ये महाविकास आघाड़ी है, ये महायुति है, चुनाव के बाद कौन सी महाविकास आघाड़ी रह जाएगी और कौन सी महायुति रह जाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि अजीत पवार मान लीजिए अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनको सीएम का ऑफर हो, तो क्या मालूम शरद पवार कहते हैं ठीक है भाई भतीजा बन रहा है, हम सपोर्ट कर देते हैं। उधर मान लीजिएगा कि उबाटा बहुत कमजोर पड़ जाती है, तो वो सोचती है कि भाई यहाँ रहने से अच्छा है कि हम इधर ही सपोर्ट। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि पहली तो इनकी हर्डल है सीटों का बंटवारा, और उसके बाद किसको क्या सीट फाइनली मिलेंगी, उसके बाद क्या यही गठबंधन रहने वाला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सही बोला। ठीक है, जगदीश शर्मा जी इस पे जवाब देंगे। सर अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज में वहां पर बातचीत चल रही है, आप कह रहे हैं अंदर की बातें, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन कहीं हरियाणा जैसा तो नहीं होगा कि चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने आपसे रुख अलग कर लिया है, आपसे कह दिया है कि अकेले लड़िए, हम 90 सीटों पर अकेले उतारेंगे। महाराष्ट्र में तो वैसी स्थितियां नहीं होंगी सर। जगदीश शर्मा जी कहूंगा ये अंदरूनी मामला है, तय कर ले, हम सब मिलकर तय कर लेंगे, इसका कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा तो कि सरकार किसकी आएगी इस पर चर्चा होनी चाहिए। सबको पता कि जो आप तो हरियाणा में भी यही कह रहे थे सर कि हम आम आदमी पार्टी और हम इंडिया गठबंधन साथ लड़ेंगे, पर उन्होंने मना कर दिया। क्या फर्क पड़ गया? अब ये भी क्या डील है तो समय बताएगा, ये भी डील है, इसको अंतिम मत ले लेना। हरियाणा में सारे चुनाव में जाना, फिर केजरीवाल का बाहर आना, ये भी एक डील है, ये भी सेंटर का खेल है। ये लोग खेल करने तो जानते हैं, ये लोग लूटने तो जानते हैं। समय के अब सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, आप आम आदमी पार्टी के साथ जब गठबंधन करते हैं तब सब बेहतर होता है, जब गठबंधन नहीं होता तो आप कहते हैं कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। भाई मैं जो कह रहा हूं ना, क्या होगा
कि 2 दिन के बाद केजरीवाल जी बाहर आ गए, 2 दिन के बाद चुनाव में राम रहीम बाहर हो जाते तो खेल चल रहा प्रॉब्लम है केजरीवाल के अंदर चले जाए तो प्रॉब्लम है भाई एक एक करके राजपुत साहब आऊंगा आपके पास, एक करके हम बोलेंगे जी। वादों पर अपनी गारंटी जी यही जोड़ तोड़ ईएम डीएम सीएम यही सरकार है और देश का बुरा हाल कर दिया है, कर्जे में ला दिया है, देश की जनता समझ रही है। अब इनको वोट कहीं नहीं मिलेगी, पूरे भारत में कहीं वोट नहीं मिलेगी। लूट सकते जो लूट रहे हैं वो सारा देश समझ रहा है, लाचार है, मजबूर है। इन्होंने करा क्या बताइए, एक काम बताइए जो उन्होंने देश हक में कराओ, देश के लिए कराओ, अपने वादे एक बताइए पूरा कराओ। अच्छा एक बात बताइए, जगदीश शर्मा जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं आपने अभी कहा कि एक काम गिनवाइए, तो फिर 2014 के बाद तो देश गड्ढे में ही चला जाना चाहिए, फिर तो गर्त में आ जाना चाहिए देश को अगर कुछ नहीं हुआ है। देखिए मैं जो समझ रहा हूँ ये जितने भी सत्ता में बीजेपी के सत्ता और कुर्सी की लालची पार्टी है, देश हित की पार्टी नहीं है, अडानी की बड़े लोगों की पार्टी है। जनता बाहर में जाए, इनके वादे बाहर में जाए, इनको झूठ बोल के छल कपट से इस देश को लूटना, महाराष्ट्र को लूटना। ठीक है जगदीश शर्मा जी, लौटूंगा बहुत जल्दी से 10 सेकंड प्रशांत पवार जी, फिर आगे बढ़ूंगा संतोष जी की तरफ। प्रशांत जी जवाब दीजिए। प्रशांत जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या क्वेश्चन किया आपने? सवाल मेरा यह है, जगदीश शर्मा जी ने आपके गठबंधन पर और पूरे जो आपका महायुति गठबंधन उस पर कई सवाल लगाए हैं कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं और यही महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, क्या काउंटर रहेगा आपका? नहीं, इनकी महाविकास आघाड़ी काय की राजनीति कर रही है? ये क्या खुद के बदौलत इलेक्शन लड़ रही क्या? वो तो उबाटा को बाहर निकाल दिए उन्होंने, बेचारे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को तो उनका नाम भी लेना नहीं चाहते वो कांग्रेस वाले। ठीक है, उनको फंसा के ये दूसरी जगह पे। आखिरी 10 सेकंड संतोष जी, फाइनल कमेंट आपका, सभी से फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं। संतोष जी ये है कि जो ये अजित पवार गुट है और जो शिंदे गुट है, ये 2 पार्टियों को तोड़ के बना हुआ है। इनकी जो बेसिक है ये तोड़ फोड़ धोखे की राजनीति करने वाले लोग, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले लोग, इनको महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी। ठीक है राजपुत साहब 10 सेकंड है आपके पास, बोलिए। बिल्कुल हम 200 के आंकड़े के आसपास रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराष्ट्र की जनता जानती है और फैसला देगी और बिल्कुल अपने कार्यों के हिसाब से हम अपने वो जनता को जनादेश हम प्राप्त करेंगे। चलिए बिल्कुल आखिरी कमेंट सुरेंद्र जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे ले रहा हूं, इस समय से जो सियासत नजर आ रही है उस पर क्या कहेंगे सर? इस समय जो सियासत नजर, अगर आज की ही सिर्फ बात करें तो निश्चित रूप से महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर के बहुत बड़ा असमंजस है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी का है। और अगर ये सॉर्ट आउट हो जाता है, जैसे मैंने कहा ये बड़ा चैलेंज है, तो उससे भी बड़ा चैलेंज आएगा चुनाव के बाद सरकार का स्वरूप क्या होगा, कौन किधर होगा। चलिए बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, क्योंकि अभी तो गठबंधन पर इस सीट शेयरिंग पर ही बात नहीं हो पाई है, बिल्कुल यहीं से दिशा तय होगी लगभग चुनाव की, और उसके बाद जो भविष्य रहेगा उसकी तरफ भी। संतोष जी, प्रशांत पवार साहब, राजपुंज जी, संजय केंकर साहब, सुरेंद्र स्वामी जी और जगदीश शर्मा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। कि सवाल अभी भी यही है कि महाराष्ट्र में महासियासत चल रही है, मंथन महासियासत में चल रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग पर क्या बात बन पाएगी? और तीसरा ग्रुप जो परिवर्तन महाशक्ति की एंट्री हुई है, क्या ये बागी किसका खेल बिगाड़ेंगे? एक बड़ा सवाल जो कि समय के गर्त में। इसी के साथ रण क्षेत्र में आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।